अरे हाँ हाँ सर, इतनी एक्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप हर लेक्चर की तरह पेशेंट बने हो, क्योंकि आप वहीं से करते करते आ रहे हो। तो हमें पता लग गया कि आज के लेक्चर में भी आप ही पेशेंट बने हो। जी हाँ, आज के लेक्चर में भी मैं ही पेशेंट बना हूँ और आप बने हैं मेरे फार्मासिस्ट। अच्छी बात है। हम तो डीआरएक्स है, हम तो ड्रग एक्सपर्ट है, हम तो फार्मासिस्ट है। हम तो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उनको सेल करते हैं, यहाँ तक कि ड्रग के डेवलपमेंट में भी, और प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल में भी, और क्लिनिकल ट्रायल के फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में भी फार्मासिस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हम तो वो हैं सर। अरे हाँ, मुझे पता है भैया कि आप ड्रग एक्सपर्ट हो, आप डीआरएक्स हो, आप फार्मासिस्ट हो। बस अभी आपका इंट्रोडक्शन खत्म करें, अभी मेरा इंट्रोडक्शन शुरू करूं। मैं हूं पेशेंट और मैं जो आज बीमार हूं ना, वो मैं आपकी वजह से हूं। लगता है सर पागल हो गए, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम तो है दवाई देना। तो जब फार्मासिस्ट ने दवाई दी आपको, सही होने के लिए दी होगी। ये जो आपकी दवाइयां हैं आपके पास, अगर आपको फार्मासिस्ट ने ये दवाइयां दी है तो कुछ ना कुछ सोच के दी होगी, आपको सही करने के लिए दी होगी। और आप उल्टा उस पे ही नाम लगा रहे हो कि मेरी जो बीमारी है, मेरी जो परेशानी है, उसका कारण फार्मासिस्ट है। हाँ जी, आज के लेक्चर में मैं आपसे लड़ने ही आया हूं। सर एक बात बताओ, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? लेक्चर शुरू हुए 5 मिनट हुए नहीं, आप लड़ाई की बातें कर रहे हो। देखो, मैं दोनों तरफ से लड़ूंगा, है ना। एक तरफ बनाता हूं पेशेंट, पेशेंट तो मैं ही हूं बेचारा, है ना। देखो कितना उदास हूं मैं, तुमने कितना उदास कर दिया मेरे को। और एक तरफ मैं बनाता हूं डीआरएक्स, फ्यूचर फार्मासिस्ट। ये आप हो डीआरएक्स और ड्रग एक्सपर्ट हो, है ना। चलिए अभी लड़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पेशेंट की तरफ से बोलूंगा। आज अगर मैं बीमार हूं, आज अगर मेरे अंदर टॉक्सिसिटी है, ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, साइड इफेक्ट है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, आज अगर मेरी बॉडी के अंदर ड्रग सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, ड्रग सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा, ड्रग सही से एक्शन नहीं दे पा रहा, ड्रग सही से एलिमिनेट एस्क्रीट नहीं हो पा रहा, तो इसमें सारी गलती फार्मासिस्ट की है। अब फार्मासिस्ट की तरफ से बोलता हूँ। हमारी क्या गलती? आप ही की गलती होगी। हमने जो दवाइयां दी आपने टाइम पे ली क्या? ली है कि नहीं? अब चलता हूं पेशेंट की तरफ। अरे भैया, मैंने जितनी भी दवाइयां आपने दी है वो सारी टाइम पे ली है, फिर भी आप ही की गलती है कि आज मैं बीमार हूं, आज मेरे अंदर टॉक्सिसिटी है। फार्मासिस्ट बोलता है अब गुस्से में, आप अब गुस्से में आ जाओगे। एक तो हम दवाई दें, एक तो हम आपका ध्यान रखें, आप फिर बीमार हो रहे हो और नाम भी हमारा लगा रहे हो। देखो मैं प्रूफ लेके आया हूं, मैं पेशेंट हूं ना, मैं प्रूफ लेके आया हूं कि आपकी गलती है। सर प्रूफ करके दिखा दो, प्रूव करके दिखा दो कि मेरी गलती है, फार्मासिस्ट की गलती है। चलो सुनना, आपको पता है ना प्रिस्क्रिप्शन? हाँ सर पता है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा था हमने यूनिट नंबर 1 में। प्रिस्क्रिप्शन के बाद पोसोलॉजी भी पढ़ी थी, अच्छे से याद है ना। प्रिस्क्रिप्शन पता है? प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, आरआरएन प्रिस्क्रिप्शन, सब पता है ना। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के लेक्चर में पेशेंट कौन बनाता? मैं ही बनाता। फिर मैं किसके पास गया था? डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर के पास लंबी लाइन थी, मैं लाइन में लगा, मेरा नंबर आया, मैं डॉक्टर के पास गया खाली प्रिस्क्रिप्शन लेके कि लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने क्या करा? मुझे डायग्नोस करा। देखने में तो शरीफ लगते हो, अरे सर डायग्नोस करना है, इंटरोगेशन नहीं, है ना। तो डॉक्टर साहब ने मुझे डायग्नोस करा, मेरी जो भी दिक्कत है वो सारी लिखी, है ना। और इस प्रिस्क्रिप्शन को उन्होंने फिल करके मुझे दे दिया। मैं बड़ा खुश कि अरे वाह, ये दवाइयाँ लूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। तो मैं इस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर आपके पास आया था, याद है ना कि आप फार्मासिस्ट बने थे, मैं पेशेंट बना था, मैं डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आप ही के पास आया था। तो मैं आपके पास आया था। अब आपने क्या करा था? जोश जोश में आप डीआरएक्स हो नए नए, ऐसे छोटू डोज डिजिटॉक्सिन निकालना, अरे उसमें डिजोक्सिन लिखा था, तुमने क्या पढ़ लिया? डिजिटॉक्सिन। आपने एरर पढ़े थे ना, एरर में आपने पढ़ा था ना कि एक जैसे नाम होते हैं, कई बार गलती हो जाती है फार्मासिस्ट से। एक तो गलती वो कर दी आपने कि लिखा था डिजोक्सिन, आपने दे दिया डिजिटॉक्सिन, मतलब कि सिमिलर नेम की गलती हो गई। नाम एक जैसा लग रहा है पर अलग अलग ड्रग है, डिजोक्सिन डिजिटॉक्सिन, तो आपने कुछ और दे दिया मेरे को। दूसरी गलती पता है क्या है? डॉक्टर साहब ने लिखा पैरासिटामोल, पर डॉक्टर साहब ने डोजेस फॉर्म नहीं लिखा कि सॉलिड में देना है, लिक्विड में देना है या किस फॉर्म में देना है।
तो आपने अपने मन से लिक्विड में दे दिया, और डॉक्टर साहब ने एमजी भी नहीं लिखा तो आपने अपने अकॉर्डिंग ही एमजी दे दिया। इसलिए एरर आ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है कि आपने डोजेस फॉर्म कंफर्म नहीं किया कौन सा देना है, आपने एमजी कंफर्म नहीं किया कितना देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोस्टोलॉजी सभी को अलग अलग लगेगा, बूढ़े बच्चे जवान महिला में सभी को अलग अलग डोजेस फॉर्म और ड्रग देना पड़ेगा, है ना। ठीक है सर, दो गलती तो हमें समझ में आ गई कि एक तो नाम हमसे गलत पढ़ने में आ गया, एक हमसे डोजेस फॉर्म और उसका एमजी गलत हो गया। और क्या गलती है? और गलती ये है कि मान लो मैं पेशेंट हूं और मुझे एलर्जी है। किससे एलर्जी है? एंटीबायोटिक से। कौन से एंटीबायोटिक से? पेनिसिलिन से, है ना। तो आपको पूछना चाहिए, पेनिसिलिन इसमें लिखी हुई है, जब आप फार्मासिस्ट हो, आप पेशेंट को पेनिसिलिन दे रहे हो तो पेशेंट से पूछो तो सही कि क्या आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है क्या, पहले कभी पेनिसिलिन ली तो कुछ साइड इफेक्ट आए क्या, क्या पेनिसिलिन का एक्शन आया क्या पेनिसिलिन ने सही से काम करा या नहीं करा, आपको पूछना तो बनता है ना। पर आपने दे दी और वो मैं लेके आ गया घर पे और मैं पेनिसिलिन खा रहा हूं, ऊपर से मेरे को एलर्जी हो गई। साथ ही साथ और क्या गलती है आपकी कि यहां पर लिखा था सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है सर, अच्छी बात है, एंटीबायोटिक है, साथ में लिखा था मल्टीविटामिन, तो आपने मुझे दोनों दे दी, मल्टीविटामिन भी ले लो और सिप्रोफ्लोक्सासिन भी ले लो, और मैं पेशेंट बेचारा सीधा साधा भोला भाला दुनिया से अनजान, मुझे क्या पता दवाइयों का क्या काम होता है, मैंने दोनों ले ली। आप देखो, ये सिप्ला की सिप्रोफ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 500 mg, और ये न्यूरोबायोन है, मतलब कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि मल्टीविटामिन मान लो। तो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन है और ये मल्टीविटामिन है। अब मैंने इनको क्या करा, साथ में ले लिया, मुझे क्या पता, आपने बताया ही नहीं मुझे कि इनको साथ में नहीं लेना, आपने तो दे दिया। अब मैंने क्या करा, मैं तो बेचारा भोला वाला, निकाली निकाली दोनों को ऐसे रखी और दोनों को साथ में ले ली। अब क्या हुआ पता है, इस मल्टीविटामिन की वजह से ये एंटीबायोटिक सही से एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, और जब ये एंटीबायोटिक इस मल्टीविटामिन की वजह से एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो ये अपना एक्शन ही नहीं दे पाएगी, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, धीरे हो जाता है ड्यू टू मल्टीविटामिन। ये तो एक केस हुआ, ऐसे कई सारे केस होते हैं। सर और कितनी गलती गिनाओगे? डिजोक्सिन का डिजिटोक्सिन कर दिया, पेनिसिलिन से एलर्जी करवा दी, फिर आपने डोज और एमजी चेंज करवा दिए, फिर आपने ये ड्रग का इंटरेक्शन भी बता दिया। इसे क्या कहते हैं? ड्रग इंटरेक्शन, है ना। कई बार ड्रग इंटरेक्शन अच्छे भी होते हैं, कई बार खतरनाक होते हैं, और कई बार बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो आज ये लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि आज का आपका टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और यहां पर हमें लड़ना ही है। यहां पर क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग जो है इनकम्पेटिबल है। जैसे कि ये जो दो दवाइयां हैं, ये दोनों बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, पर इनकी आपस में बन नहीं पाती, और जो दवाइयां आपस में अपनी बना नहीं पाती फिर वो एक दूसरे के एक्शन को कम ज्यादा करती है, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम तो पेशेंट को ही होगी ना। तो पेशेंट ही लड़ने आएगा ना कि यार ये ड्रग तो पेट दुखा रही है, इस ड्रग से तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, इससे मुझे डायरिया हो गया, इससे मेरी नेफ्रोटॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गई, मेरी किडनी खराब होने लग गई, लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, साइड इफेक्ट आ रहे हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही, ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो गया, तरह तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, हेमेटूरिया वगैरह वगैरह, बहुत तरह की प्रॉब्लम। और मान लीजिए कोई लैक्टेटिंग फीमेल है, किसी का अभी अभी बेबी हुआ है बेचारे का, है ना, किसी महिला का अभी अभी बेबी हुआ है, अब उसे वो लैक्टेशन करवाएगी, है ना, शुरू में मदर मिल्क पिलाते हैं ना, तो अब मदर को ऐसी दवाई दे दी जो कि ब्रेस्ट से एल्वेलाई से पास होते हुए जब बच्चा दूध पी रहा है उसके अंदर चली गई, तो वो बच्चे को नुकसान हो जाएगा, बच्चे के ऑर्गन जो अभी डेवलप हो रहे हैं वो खराब होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है। मान लो कोई ऐसी ड्रग दे दिया आपने प्रेग्नेंट वुमेन को, ड्रग इंटरेक्शन हो गया, प्लेसेंटा के क्रॉस कर ली ड्रग और बच्चे को खराब कर दिया, खत्म कर दिया। या कोई बच्चा है जो बेचारा अभी सही से डेवलप भी नहीं हुआ, उसको खत्म कर दिया आपने, परेशान कर दिया। या कोई बूढ़ा है, वो सही होने के लिए ले रहा था पर ड्रग इंटरेक्शन हो गया, वो ऊपर पहुंच गए। तो ये सब गलती किसकी आएगी? अल्टीमेटली किसकी आएगी? आप ही की आएगी। प्रिस्क्रिप्शन कौन पढ़ता है? आप ही पढ़ते हैं ना। आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या एज है, क्या सिम्टम है, किससे एलर्जी है, कौन सी दवाई चल रही है, और कोई से तो साथ में नहीं ले रहे ना। सब चीजें किसको पूछनी? आपको। आप ही हो, दवाई का काम आप ही का है सबका, चाहे फिर वो बनाना हो, कंपाउंडिंग हो, डिस्पेंसिंग हो, लेबलिंग हो, पैकेजिंग हो, क्लिनिकल हो, प्री क्लिनिकल हो, कुछ काम हो। फिर ठीक है सर, हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, बस करो, अभी रुलाओगे क्या? ठीक है, चलो आ जाओ बैक टू द टॉपिक।
तो इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि आपस में नहीं बनना दो दवाइयों के बीच में, या तो जैसे मान लीजिए एक ड्रग है और एक दूसरी ड्रग है ना, दो तरह की ड्रग है। अब ये दोनों तरह की ड्रग को मिक्स करके हम इसमें एपीआई के साथ एक्सिपिएंट मिला के, ये ड्रग तो क्या हो गई हमारी एपीआई, ये एक एपीआई ये दूसरी एपीआई, इसके साथ हमने एक्सिपिएंट मिला दिया और हमें बनाना है डोजेस फॉर्म। तो हमारा जो डोजेस फॉर्म बनेगा उस डोजेस फॉर्म में दो ड्रग होनी चाहिए, ऐसा हमने सोचा था, ऐसा ही रूप ख्यालों में हमने देखा था, है ना। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा हमने सोचा था। तो हमने क्या सोचा था कि भैया दो ड्रग मिलाकर, एक थोड़े बहुत एक्सिपिएंट मिलाकर हम ऐसा डोजेस फॉर्म बनाए जो बहुत ही अच्छा हो। मान लीजिए ये जो ड्रग है ये एनाल्जेसिक काम करे, मतलब कि पेन किलर, और ये जो ड्रग है ये एंटीपायरेटिक काम करे, मतलब कि बुखार को कम करे, एंटीपायरेटिक। तो हमने तो ये सोचा कि एक ड्रग दर्द कम करेगी, एक ड्रग बुखार कम करेगी, दोनों को साथ में दे दो और एक ऐसा डोजेस फॉर्म बना दो, दोनों को साथ में दे दिया, एक ऐसा डोजेस फॉर्म बना दिया। हमने बोला कि इस डोजेस फॉर्म को लेने से बुखार भी सही हो जाएगा, फीवर भी सही हो जाएगा और दर्द भी सही हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, पर आपने बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया कि इन दोनों ड्रग की आपस में नहीं बनती। मान लीजिए इस ड्रग का नाम ए है, इस ड्रग का नाम बी है, दोनों बहुत ही अच्छे हैं अपने आप में। अगर मैं बात करूं मेरी और अगर मैं बात करूं दूसरे टीचर की, तो दोनों बहुत ही अच्छे हैं अपने आप में। पर एज यू नो वेरी वेल कि जब दो टीचर बैठते हैं तो फिर बातें क्लेश होती है कि नहीं यार ये बुक सही है, नहीं यार ये बुक प्रिफर करो, नहीं यार ये एमसीक्यू आता है, नहीं यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बातें क्लेश होगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये दो ड्रग है, अब ये दो ड्रग है तो ये अपने आप में तो बहुत अच्छी है, अपनी अपनी फील्ड के बादशाह हैं ये, है ना, ये बहुत अच्छी एनाल जैसे कि ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। पर जब इन दोनों को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों की मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनसे एक डोजेस फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में ये दोनों ड्रग एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगी या फिर कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर देगी। जैसे मान लीजिए दोनों ही खत्म हो गई, ए और बी खत्म हो गई, या फिर बी खत्म हो गई ए बच गई, या फिर ए खत्म हो गई बी बच गई। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों ड्रग खत्म हो सकती है, एक ड्रग खत्म हो सकती है, एक बच सकती है। ऐसे तरह के कॉन्सिक्वेंसेस केसेस बन सकते हैं ड्रग के इंटरेक्शन में, ड्रग के मिक्सिंग में। तो फार्मासिस्ट को सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो आज के पूरे लेक्चर में यही कहानी है, ड्रग ड्रग ड्रग, एक्सिपिएंट एक्सिपिएंट एक्सिपिएंट। अब ध्यान से सुनो, जब ड्रग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ड्रग में प्रॉब्लम कब कब आ सकती है। जैसे मान लीजिए ड्रग के साथ आप एक्सिपिएंट मिला रहे हैं, एक्सिपिएंट मिला के आपने डोजेस फॉर्म बना लिया। तो जब आप डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो इस दौरान आपने क्या लिया, ड्रग लिया, आपने क्या लिया, एक्सिपिएंट लिया, आपने क्या बनाया, डोजेस फॉर्म बनाया। तो प्रॉब्लम तो कहीं भी आ सकती है। हो सकता है आपने गलत एक्सिपिएंट डाल दिया, हो सकता है आपने एक्सपायरी एक्सिपिएंट डाल दिया, हो सकता है आपने लेस स्टेबल एक्सिपिएंट डाल दिया, हो सकता है आपने रिएक्टिव एक्सिपिएंट डाल दिया जो ड्रग के साथ रिएक्ट करके ड्रग को खराब कर दे। तो दिक्कत तो कहीं भी आ सकती है, बनाने से लेकर बनने तक कहीं भी दिक्कत आ सकती है। फिर चाहे वो कोई सी भी प्रोसेस हो, है ना, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, मिक्सिंग, चाहे वो किसी भी तरह से आप मिक्सिंग कर रहे हो, वीक ऑन ब्लेंडर से मिक्सिंग कर रहे हो, या बहुत तरह की मिक्सिंग पढ़ोगे आप थर्ड सेमेस्टर में, किसी से भी मिक्सिंग कर रहे हो, दिक्कत तो कहीं भी आ सकती है सर। तो देखेंगे अब पूरा लेक्चर तो मैं आपको एक कहानी तो बता ही चुका हूँ, अब तो बस पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी का क्लासिफिकेशन कि कितनी तरह से अलग अलग तरह से इनकम्पेटिबिलिटी होती है। तो ध्यान से सुन लो, क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। सर ये सब क्या है मैं बताता हूँ। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कलर में चेंज आ गया, है ना, या फिर ऑर्डर में चेंज आ गया, पीएच में चेंज आ गया। तो ये जो कलर है, ऑर्डर है ना, इनमें चेंज आ रहा है। अगर मान लीजिए इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, आपस में दवाइयों की नहीं बन रही, और जब दवाइयों की आपस में नहीं बन रही या फिर ड्रग और एक्सिपिएंट की आपस में नहीं बन रही, तो कलर आना चाहिए था लाल, पीला आ गया, तो कलर चेंज हो गया। ऑर्डर आनी चाहिए थी कुछ और ही ऑर्डर आ रही है ना, तो ऑर्डर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, वो सारे चेंज होते हैं फिजिकल चेंजेस। ये सही हो सकते हैं, इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कलर चेंज हुआ तो कलर भी सही हो सकता है, फ्लेवर चेंज हुआ तो फ्लेवर भी सही हो सकता है, चेंज हो सकता है। फिर आता है आपका केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस पे क्या होता है, एक ड्रग लेवल पे बात होती है, ठीक है। केमिकल चेंज हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट साथ में डाल दिया, आपने एसिड और बेस नेचर का कुछ साथ में डाल दिया,
तो ये कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। वो होती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल में क्या है, कलर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। केमिकल में क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया साथ में, या फिर एसिड बेस साथ में डाल दिया, पढ़ेंगे अभी हम। फिर आती है थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। मान लीजिए ये दवाई जो है बहुत अच्छा एक्शन देगी, डॉक्टर ने ये दवाई लिख कर दी है और डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि ये दवाई बहुत ही अच्छा एक्शन देती है पेशेंट में, पर डॉक्टर ने गलती से दूसरी दवाई भी लिख दी और पेशेंट ने जब ये दोनों दवाई साथ में ली ना, तो ये वाली बेचारी दवाई काम ही नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंस में। तो हमने यही देखा कि दो ड्रग की जब आपस में नहीं बनती तो या तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, या फिर किसी एक का असर कम हो जाता है, एक का बढ़ जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ में बढ़ते रहें। 1+1 एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म इफेक्ट, ये सब आपने पोसोलॉजी में भी पढ़े हैं। तो वो सारे थेरेपेटिक में आएंगे। ये देखो, फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी विद एग्जांपल हम देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन में भी लिख सकते हैं आप, और भी मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, अब देखो, अब ये ए ड्रग है, ये बी ड्रग है, ये कुछ इस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रही है। ये दो ड्रग है, ड्रग ए ड्रग बी, ये कुछ इस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रही है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। हो सकता है कि ड्रग की इफेक्टिवनेस कम हो जाए, हो सकता है कि इन ड्रग्स को रिएक्ट कराने पे इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, हो सकता है कि इन ड्रग्स को रिएक्ट कराने पे कुछ ऐसा बाय प्रोडक्ट बन जाए जो कि हार्मफुल हो। तो कुछ भी हो सकता है कि इसका इफेक्ट कम हो जाए, नेगेटिव इफेक्ट आए, प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा बाय प्रोडक्ट बने जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो, टॉक्सिक हो। अब एक बात बताओ, जब इतनी सारी दिक्कत आ रही है तो ये किसको आएगी? पेशेंट को। तो मैं आपसे लड़ रहा था तो सही लड़ रहा था ना, कि देखो कितनी सारी दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह के अनडिजायरेबल चेंजेस आते हैं, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, थेरेपेटिक चेंज, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग और ड्रग में ही दिक्कत आ सकती है, ड्रग के साथ किसी एक्सिपिएंट में भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि एक्सिपिएंट जो है ड्रग के साथ रिएक्ट कर ले और ड्रग को खराब कर दे। चलिए, फिर यहाँ पर लिखा है कि अब दिक्कत जो है कहीं भी आ सकती है। हो सकता है कि ड्रग की कंपाउंडिंग हो रही, उस दौरान दिक्कत आ गई, हो सकता है डिस्पेंसिंग के दौरान, हो सकता है एक सेकेंड, डिस्पेंसिंग के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है, पैकेजिंग के दौरान, लेबलिंग के दौरान, ड्रग के एडिशन के दौरान। देखो, जब भी आप कंपाउंडिंग करते हो, डिस्पेंसिंग करते हो, पैकेजिंग करते हो, लेबलिंग करते हो, तो वो सब आपको बहुत ही ध्यान से करना होता है। इवन ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, डोजेस फॉर्म जो आपके इंडस्ट्री में बनता है, वो बहुत ही ध्यान से बनता है, एज पर द GMP बनता है। ये वर्ड आप बोल दोगे, मैम खुश हो जाएगी, टीचर खुश हो जाएंगे कॉलेज के। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंडर में बनता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें फिक्स रहती है। जैसे मान लीजिए कोई भी डोजेस फॉर्म मुझे बनाना है, तो लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, वाटर सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, कहीं भी जाले वगैरह नहीं आने चाहिए, वो इन्वायरमेंट जो है पूरी तरह से माइक्रोब से फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं डोजेस फॉर्म। वो डोजेस फॉर्म जाएगा पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट की लाइफ को खतरा हो सकता है, तो पूरा काम स्टेराइल होना चाहिए, पूरा काम कैलिब्रेट होना चाहिए, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर काम करने चाहिए, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट के बीच में गैप होना चाहिए, आपकी जो स्टाफ है, आपकी जो टीम है, वो बीमार नहीं होनी चाहिए। हो सकता है अगर वो बीमार है, वो काम कर रहे हैं, तो उनका कंटामिनेशन उस डोजेस फॉर्म में चला जाए। तो ये बहुत लंबी कहानी है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो हो जाएगी इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है इसकी डेफिनेशन वगैरह, वही कि दो और मोर ड्रग जब आपस में इंटरेक्ट करती है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है ना, या फिर एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हो जाता है, या फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या फिर हार्मफुल बाय प्रोडक्ट बन जाता है, उसी को फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ये कभी भी हो सकती है, ड्रग के फॉर्मुलेशन के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, पैकेजिंग के दौरान, ड्रग के एडिशन के दौरान। उसके बाद आपको दे रखा है कि अब ये इनकम्पेटिबिलिटी क्यों जरूरी होती है, हमें इनकम्पेटिबिलिटी को क्यों चेक करना है। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम ड्रग के इनकम्पेटिबिलिटी को चेक नहीं करेंगे और डोजेस फॉर्म ऐसे ही किसी को भी दे देंगे, तो बेचारा वो मर भी सकता है। उसके अंदर साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट, ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कोई सी भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। हो सकता है उसको म्यूटाजेनेसिटी हो जाए, हो सकता है उसको कार्सिनोजेनेसिटी कारण हो जाए, कैंसर हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो पेशेंट की सेफ्टी, हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि पेशेंट सेफ रहना चाहिए। चाहे आपकी ड्रग बहुत कम एक्शन शो कर रही है, कोई बात नहीं, चलेगा,
चलेगा बिल्कुल। पर अगर आपकी ड्रग एक्शन शो करने की जगह सामने वाले को दुख पहुंचा रही है तो इस ड्रग को वापस मंगवा लिया जाता है कंपनी के दौरान, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट की रिकॉलिंग। तो ध्यान रखना, पेशेंट सेफ्टी बहुत जरूरी है। दूसरा, ड्रग की एफिकेसी बनी रहे। अब मान लीजिए ये दो ड्रग है ना, इन दोनों ड्रग को मैं मिक्स करके दे दूं तो क्या ये वाली ड्रग इसकी प्रेजेंस में काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो हमने ये देखा कि इनकम्पेटिबिलिटी को चेक करना इसलिए जरूरी है ताकि ड्रग की एफिकेसी बनी रहे, ड्रग अपना काम अच्छे से शो करे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग आपस में रिएक्ट करती है और एक दूसरे के एक्शन को खत्म करती है। फिर आता है अवॉइडिंग हार्मफुल केमिकल रिएक्शन। देखो ध्यान से सुनना, अगर हम कोई भी ड्रग मिक्स कर रहे हैं, अगर हम कोई भी ड्रग और एक्सिपेंट को मिक्स कर रहे हैं, अगर हम कहीं भी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो हमें ये सारी बातें ध्यान होनी चाहिए, ताकि हमें इनकम्पेटिबिलिटी का ध्यान रखकर ही करना है। क्यों करना है? ताकि हम हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस को अवॉइड कर सके। हो सकता है कि मैंने दो ऐसी ड्रग को मिक्स कर दिया जो मिक्स करने लायक ही नहीं थी, फिर उससे कुछ हार्मफुल केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो पेशेंट को दिक्कत दे रही है, टॉक्सिसिटी आ रही है ना, डिग्रेडेशन हो रहा है आपके ड्रग का। तो उन सबसे बचने के लिए आपको इनकम्पेटिबिलिटी का आइडिया होना चाहिए। फिर है आपका इंप्रूविंग ट्रीटमेंट आउटकम। सीधी सी बात है, अगर आपका डोजेस फॉर्म अच्छा बनेगा, अगर आपको इनकम्पेटिबिलिटी का पता होगा, तो ट्रीटमेंट वैसे ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कौन सा ड्रग मिलाना है, कौन सा ड्रग नहीं मिलाना है, कौन से डोजेस फॉर्म में इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। तो जब आपको सारी चीजें पता है तो आप जो बनाओगे वो तो बेस्ट ही बनाओगे, और अगर आप बेस्ट बनाओगे और पेशेंट बेस्ट लेगा तो पेशेंट सही होगा। तो यहाँ पर वो भी लिखा है कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो ऑप्टिमल हो जाएगी, मतलब कि अच्छी हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद लिखा है मैनेजिंग ड्रग इंटरेक्शन। हमें ये इनकम्पेटिबिलिटी का आइडिया इसलिए भी होना चाहिए ताकि हम ड्रग को इंटरेक्ट करने से रोक लें। ये जो ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर रही थी, लड़ रही थी, इनको लड़ने से रोक लें, हमें पता होना चाहिए, इसलिए इनकम्पेटिबिलिटी। उसके बाद आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, कितने तरह की इनकम्पेटिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सेकंड वन इज केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, थर्ड वन इज थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बोला, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है ना। एक सेकेंड, कलर चेंज हो जाता है, साथ ही साथ ऑर्डर चेंज हो जाती है, साथ ही साथ विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो कलर, ऑर्डर, विस्कोसिटी और टेस्ट, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है डोजेस फॉर्म की। कलर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ तक कि टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और ये कब होता है? ये होता है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में। तो ध्यान रखना, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर ड्रग कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करेगी जिसकी वजह से डोजेस फॉर्म का कलर, ऑर्डर, विस्कोसिटी या फिर आप बोल सकते हैं टेस्ट चेंज हो जाता है। और ये जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है ये विजिबल होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कलर चेंज हुआ, आप पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर चेंज हुई, विस्कोसिटी चेंज हुई, टेस्ट चेंज हुआ। तो ये आसानी से पता लग जाते हैं, आसानी से विजिबल होते हैं और आसानी से आप इसे सही भी कर सकते हैं। तो ये विजिबल होती है और करेक्टेबल होती है। तो जो भी आपकी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है उसका मतलब है कि विस्कोसिटी चेंज होना, ऑर्डर चेंज होना, कलर चेंज होना, टेस्ट चेंज होना, उसे आप कहेंगे आपकी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिर हमने बोला कि ये जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है ये आसानी से पता लग जाती है और करेक्ट भी हो जाती है। फिर आता है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो ड्रग है, अगर वो आपस में रिएक्ट कर गई और गलत एक्शन दे गई तो दिक्कत आएगी। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से ऐसा हो रहा हो, है ना, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज ले लिया, हमने रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज ले लिया, हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। या फिर हमने किसी फॉर्मुलेशन में एसिड भी यूज ले लिया, बेस भी यूज ले लिया। अब आपको पता है कि एसिड लिया और बेस लिया तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, तो कोई एक्शन ही नहीं आ रहा। या फिर हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से। तो ये सारी वजह से केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का क्या मतलब है? केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करे और कोई टॉक्सिक या इनएक्टिव प्रोडक्ट बनाए।
दो सब्सटेंस मतलब कि दो ड्रग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई एक तीसरा टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है या कोई इनएक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है, उसे कहेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इंटरेक्शन, जो कि होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस की वजह से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से। और यहाँ पर हमें पता कैसे लगेगा कि केमिकल इंटरेक्शन हुआ है? हमें पता लगेगा प्रेसिपिटेशन से। मान लीजिए हमारा कोई सॉल्यूशन था, उसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो गया, तो हमें पता लग सकता है कि हाँ ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से हुआ होगा। अगर वहां पर कुछ एफरवेसेंस शो हो रहा है या फिर उस कंपाउंड का या फिर उस सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन हो गया है या कलर चेंज भी हो सकता है कई बार, तो इससे हमें पता लग जाता है कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से ये हुआ है। फिर आता है थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अब थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में दो तरीके से है। एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक, मतलब कि ड्रग जब बॉडी में जाती है तब वो क्या क्या करती है। ड्रग का होता है एब्जॉर्प्शन, ड्रग का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का होता है मेटाबॉलिज्म, ड्रग का होता है एक्सक्रीशन और वी कैन से एलिमिनेशन। फिर होता है फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा है सिनर्जिज्म, एडिटिव, एंटागोनिज्म। ये तीनों हम पोसोलॉजी में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एडिटिव का मतलब होता है 1+1। सिनर्जिज्म का मतलब होता है कि एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग का एक्शन बढ़ा दे। एक ड्रग दूसरे ड्रग का एक्शन बढ़ा रही है या कम कर रही है, उसको कहते हैं सिनर्जिज्म। फिर आता है एंटागोनिज्म। नाम से पता लग रहा कि यहाँ पर एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल ही कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक। अब देखो, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी तो हो गई। हाँ सर, हमें पता लग गया कलर में चेंज हो रहा है, ऑर्डर में चेंज हो रहा है, विस्कोसिटी में चेंज हो रहा है, टेस्ट में चेंज हो रहा है, जो कि विजिबल भी है और करेक्टेबल भी है। तो ये जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, इसको सही कैसे करा जाए, इसमें करेक्शन कैसे लाया जाए? तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को सही करने के लिए सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिखी है, चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। मान लीजिए आपके पास कई तरह के इंग्रेडिएंट है, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है। ऐसे करते हुए आपके पास कई तरह के इंग्रेडिएंट है। अब आप कैसे मिक्स कर रहे थे? पहले ए बी सी डी, पर उससे जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें आपको फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो रही थी, उसमें दिक्कत आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, हम मिक्सिंग का पैटर्न चेंज कर लेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, ए को मिक्स कर रहे थे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। अब हम चेंज करके देखेंगे, पहले बी को, फिर सी को, फिर पहले बी को, फिर ए को, फिर सी को, फिर ई को, फिर डी को। मतलब कि हमने क्या करा, मिक्सिंग का पैटर्न चेंज कर लिया। है तो इंग्रेडिएंट वही, पर हमने पहले कुछ और डाल रहे थे, अब कुछ और डाल के देख रहे हैं, तो उसकी वजह से करेक्शन आ जाती है। कई बार ऐसी भी दिक्कत आती है कि जो आप मिक्सिंग कर रहे हो ना, तो आप मिक्सिंग के क्वांटिटी वही रखो, इंग्रेडिएंट भी वही रखो, बस नंबर को चेंज कर दो। पहले ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, तो हो सकता है कि करेक्शन आ जाए। दूसरा, इमल्सिफिकेशन और वी कैन से इमल्सिफाइंग एजेंट। आपको पता है ना, हमने इमल्शन बनाया था, और इमल्शन हमने कैसे बनाया था? सर इमल्शन में तो बड़ी मेहनत लगी थी। एक वाटर लिया था, एक ऑयल लिया था, उन दोनों को मिक्स किया था और उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाला था, तब जाके दो इमिसिबल ड्रग्स, दो इमिसिबल लिक्विड आपस में मिक्स हुए थे, है ना? तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से हमें उन्हें मिसिबल बनाना है। मान लीजिए कोई दो इमिसिबल है, तो उनको मिसिबल बनाना है, और जब वो मिसिबल बन जाएंगे तो हमारी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के कम होने के चांसेस है, और कम हो जाएगी, आएगी ही नहीं। फिर है आपका सस्पेंडिंग एजेंट। अरे हाँ सर, हमें पता है सस्पेंडिंग एजेंट। बताओ भाई, पता है तो। जब हम सस्पेंशन बना रहे थे तो आपने बोला था कि सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, वो इस तरह से सस्पेंशन में रहते हैं, वो नीचे सेटल नहीं होते। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट। तो वही सस्पेंडिंग एजेंट आज भी काम लेना है। ठीक है सर, इधर इमल्सिफाइंग एजेंट काम लेना है, इधर सस्पेंडिंग एजेंट काम लेना है। क्लियर हो गया? आता है, हमें करा हुआ है हमने, है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपको नीचे, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अब ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुके हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, और वो जो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया वो सारी चीजें अब हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। सबसे पहला है एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। पहला एग्जाम्पल दे रखा है इमिसिबिलिटी। अब नाम से पता लग रहा कि दो जो मिक्सचर है, दो जो कंपाउंड है, वो आपस में मिसिबल नहीं है। एक ये है, दूसरा ये है, ये आपस में मिसिबल नहीं है। और जब ये आपस में मिसिबल नहीं है तो इनको मिसिबल करना पड़ेगा। तो इनको मिसिबल करने के लिए हम डालेंगे इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि इमिसिबिलिटी को सही करना है। इमिसिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड और इमिसिबल सॉलिड विद अ लिक्विड। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड के साथ वाटर, मतलब ये जो ऑयल लिक्विड है इसके साथ वाटर,
या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई सॉलिड है और साथ में पानी है। ध्यान से सुनना, या तो ऑयल और वाटर है, आपको पता है ऑयल और वाटर मिक्स होते हैं क्या? नहीं होते। तो फिर इसको मिक्स करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है। फिर एक सॉलिड है, सॉलिड ऐसा है जो कि पोलार नहीं है, पानी से डरता है, पानी में सोल्यूबल नहीं है। तो क्या जो सॉलिड है वो पानी में सोल्यूबल नहीं है, उसको अगर पानी के साथ मिक्स करोगे तो क्या घुलेगा? क्या नहीं घुलने वाला। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद लेंगे। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ना, इमिसिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड। या तो दो और मोर इमिसिबल लिक्विड होंगे, या फिर इमिसिबल सॉलिड के साथ एक लिक्विड होगा। दो तो लिक्विड होंगे या फिर एक सॉलिड के साथ एक लिक्विड होगा। ठीक है। एक्सेप्टेबल लिक्विड प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इमल्सिफिकेशन। तो हम इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कराएंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से हम इमिसिबिलिटी को दूर करेंगे और हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का जो एक टाइप है इमिसिबिलिटी, उसको भी दूर करेंगे। फिर अगला दे रखा है आपको एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कैस्टर ऑयल लिया आपने 15 ml और वाटर लिया आपने 60 ml। या फिर और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल लिया आपने 30 ml और वाटर लिया अप टू अपने 120 ml। तो ये मिसिबल नहीं होंगे, आपको पता है ऑयल है वाटर है, ऑयल है वाटर है, तो उसको मिसिबल किसकी मदद से करेंगे? इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से इसको मिसिबल करेंगे, मिक्स करेंगे। दूसरा है मेथड ऑफ रेक्टिफाइंग इमिसिबिलिटी। इसी में बात कर रहे हैं कि ये इमिसिबिलिटी है, हमें ये तो पता लग गया इमल्सिफाइंग एजेंट का रोल होता है ना। अब इसी में बोल रहे हैं कि मेथड ऑफ रेक्टिफाइंग, मतलब कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कैसे कर सकते हैं इमिसिबिलिटी का। देखो कोई चीज आपस में घुल नहीं रही तो कैसे घोलोगे? सर कुछ भी नहीं करना, चम्मच लूंगा और अच्छे से शेक कर दूंगा। मतलब क्या करोगे? स्टीयरिंग करोगे। क्या करोगे? स्टीयरिंग, शेकिंग करोगे, स्टीयरिंग करोगे। इससे आप इमिसिबिलिटी को दूर करने की कोशिश कर सकते हो। आप बहुत तेजी से मिक्स करोगे, आप बहुत तेजी से स्टीयरिंग करोगे, आप बहुत तेजी से शेकिंग करोगे, तो हो सकता है कि जो मिसिबल ना हो वो मिसिबल हो जाए, है ना। या फिर आप इमल्सिफिकेशन का यूज ले सकते हैं, जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसका यूज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, या फिर आपकी कोई एंटीबायोटिक है, जैसे कि क्लोरमफेनिकोल है, एम्फोथेरेसिन बी है, एनाल्जेसिक है, जैसे कि एस्पिरिन है, एसिटानिलिडीन है ना, या फिर आपका फिन एसिटीन है। ये जितनी भी तरह की ड्रग है, या फिर कुछ एल्केलॉइड है, कुछ ग्लाइकोसाइड्स है, जो भी है, अगर आपको उन्हें सॉल्युबल करना है तो विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबलाइजेशन और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, जैसे कि मान लीजिए कोई फैट सॉल्युबल विटामिन है। एक तो ये एग्जांपल हो गया कि कोई फैट सॉल्युबल विटामिन है। दूसरा क्या हो गया? एक सेकंड में कलर चेंज करके आता हूँ। हाँ, एक तो मान लीजिए फैट सोल्यूबल विटामिन है। दूसरा क्या हो गया? कोई भी एंटीबायोटिक है आपकी, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल हो गया, एम्फोटेरेसिन बी हो गया, या कोई भी एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक, एस्पिरिन हो गया, या फिर आपका एसिटानिलिडी हो गया, या फिर आपका फेनाएसिटिन हो गया। ठीक है। या फिर कोई एल्कलॉइड है, कोई ग्लाइकोसाइड्स है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, तो इन सबको भी आप क्या कर सकते हैं? मिसिबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, विद द हेल्प ऑफ सोल्यूबलाइजेशन। ये फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में था। क्या था पहला? इमिसिबिलिटी। अब दूसरा आ गया इनसॉल्युबिलिटी। क्या आ गया? इनसॉल्युबिलिटी। पहला क्या था? इमिसिबिलिटी। दूसरा क्या है? इनसॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो देखो, लिक्विड प्रिपरेशन विथ इनडिफिजिबल सॉलिड, इनडिफिजिबल सॉलिड। ठीक है। जैसे कि आपका सल्फा मेथाक्सोजोल, फेनेसिटिन, जिंक ऑक्साइड, कैलेमाइन, ये सब क्या है? इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है, डिफ्यूज नहीं होते। ए सस्पेंडिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए आपका सस्पेंशन है, ये आपका लिक्विड पार्ट है ना। इस लिक्विड पार्ट में कुछ इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है जो कि इस तरह से सस्पेंड है। ठीक है। इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है, जैसे कि आपका सल्फामेथाक्सोजोल हो गया, फेनेसिटीन हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कैलेमाइन हो गया। ये सब क्या है? आपके इनडिफिजिबल सॉलिड है जो कि सस्पेंशन में सस्पेंड है। तो इनको सस्पेंड रखने के लिए, इनका सस्पेंशन मेंटेन करने के लिए, इसको सस्पेंड रखने के लिए चाहिए होता है सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है। कई तरह के पढ़े थे हमने, क्लासिफिकेशन देखा था पूरा सस्पेंडिंग एजेंट का। तो सस्पेंडिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉलिड। ठीक है। ताकि जब भी हम सस्पेंशन को यूज लें तो एक एक्यूरेट डोज हमारे पास आए। अब आपको यहाँ पे लिखा है सल्फा मेथाक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रीम आर इनडिविजिबल सॉलिड इन वाटर। एग्जाम्पल दे दिया, देखो यहाँ से एक सा है ना, सल्फा मेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रीम को अगर आप देखोगे तो ये इनडिफ्यूजिबल होते हैं वाटर में, और अगर इनको आपको डिफ्यूजिबल करना है तो सस्पेंडिंग एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी। तो दूसरी दिक्कत क्या थी? इनसॉल्युबिलिटी। उसको सही कैसे करा? सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। कौन सा ऐसे ड्रग है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है? सल्फा मेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रीम। इनको सॉल्युबल कैसे करा? इनको सस्पेंड कैसे करा? सस्पेंड करने का काम है। सस्पेंड कैसे करा? सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। फिर तीसरी दिक्कत क्या आ गई? प्रेसिपिटेशन। कौन सी दिक्कत आ गई? प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेशन भी एक दिक्कत है जो कि किस में देखने को मिलती है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में। देखो, व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एन ए सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म, अगर कोई दो सॉल्यूशन मिक्स करे हैं, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, जब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रेसिपिटेट बन गया, गलती से क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, इस तरह से जम गया नीचे, पीपीटी फॉर्म हो गई, प्रेसिपिटेट बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट जो है इनकम्पैटिबल है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर दो सॉल्यूशन को मिक्स करा और मिक्स करने पर जो मिक्सिंग में आपकी पीपीटी बन गई, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपका जो सॉल्यूट था वो इनकम्पैटिबल था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर इंस्टेंस मिक्सिंग कैल्शियम क्लोराइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट इन ए सॉल्यूशन कैन रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने यहाँ पर लिया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फिर हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ये दो है, एक तो कैल्शियम क्लोराइड है, एक NaSCO3 है। मान लीजिए इसमें तो था, एक सेकेंड, मान लीजिए इसमें तो था कैल्शियम क्लोराइड और इसमें था NaSCO3। जब इन दोनों को मिक्स किया ना, तो मिक्स करने पे क्या हुआ कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी बन गई। ये एक एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है, देख सकते हैं आप, कैल्शियम क्लोराइड NaSCO3, तो Ca और CO3, तो हमने क्या देखा कि CaCO3 की पीपीटी बन गई। तो दो सॉल्यूशन को जो मिक्स करते हैं तो पीपीटी आ जाती है, और अगर पीपीटी आ गई है तो ये एक तरह का प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेट बन गया, पीपीटी बन गई। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी एक तरह का फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं NaSCO3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, जैसे CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे रेजिन जो होता है इनसॉल्युबल होता है पानी में, है ना, और अगर हम रेजिन को पानी में डालते हैं तो एग्लोमेरेट्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी है ना, इसमें मैंने रेजिन डाल दिया, क्या डाल दिया, रेजिन। तो जब मैं रेजिन डालूंगा पानी में तो यहाँ पर इस तरह से एग्लोमेरेट्स बन जाएंगे, फ्लोक्यूल में बन रहे थे ना एग्लोमेरेट्स, इस तरह से इसमें एग्लोमेरेट्स बन जाएंगे, जैसे इमल्शन में भी देखा था हमने। तो हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू प्रिवेंट दिस एग्लोमरेशन ऑफ द रेजिन वी स्लोली ऐड डाइल्यूट टिंचर। हम इसमें क्या ऐड करेंगे, धीरे धीरे इसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट टिंचर। क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट टिंचर। और धीरे धीरे डाइल्यूट टिंचर डाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये पानी है, पानी में रेजिन के फ्लोक्यूल है, रेजिन के फ्लोक्यूल को हटाने हैं तो क्या डालेंगे, डाइल्यूट टिंचर। कैसे डालेंगे, धीरे धीरे, पर धीरे धीरे तो डाइल्यूट टिंचर डालना, पर स्टीयरिंग आपकी रैपिड रखना। स्टीयरिंग क्या रखना, साथ ही साथ रैपिड रखना। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया प्रेसिपिटेशन। तो हम देख रहे हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें इनसॉल्युबिलिटी देखा, उससे पहले आपने देखा इमल्सिफाइंग मतलब कि इमिसिबिलिटी, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाला, तो इमिसिबिलिटी हो गया, उसके बाद इनसॉल्युबिलिटी हो गया, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो गया, उसके बाद अब आता है लिक्विफिकेशन। ये भी किसमें आएगा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में, कि इफ टू सॉलिड इज एडेड whose have low melting point then soft mass is formed। अगर दो सॉलिड को आपने मिक्स किया, एक सॉलिड हो गया A, एक सॉलिड हो गया B, अगर आपने दो सॉलिड को मिक्स किया और मिक्स करते 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 आपने देखा कि आपको मिल गया है यूटेटिक मिक्सचर। क्या मिल गया, यूटेटिक मिक्सचर। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यूटेटिक मिक्सचर। क्या हुआ सर, वापस समझाना। देखो ध्यान से सुनो, एक सॉलिड A है, एक सॉलिड B है, ये रूम टेम्परेचर पे दोनों स्टेबल थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये मेल्ट नहीं हो रहे थे, पिघल नहीं रहे थे, ये स्टेबल थे। पर A और B को जब मैंने मिलाया तो मिलाते 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 मैंने क्या देखा कि ये दोनों तो पिघल गए, है ना, ये दोनों ऐसा तो नहीं पिघल रहे थे, पर मिलाते मिलाते जब इनको दोनों को साथ में मिलाया ना तो ये पिघल गए। तो ये क्या है, यूटेटिक मिक्सचर है, कि जब दो सॉलिड को हमने ऐड करा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कम था, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कैसा था, कम था, तो एक सॉफ्ट मास बन गया, यूटेटिक मिक्सचर बन गया। अब ये किस किस केस में होता है, जैसे कैम्फर हो गया, मेंथोल हो गया, फिनोल हो गया, इस केस में ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे ये जो इनकम्पेटिबिलिटी आपको दिख रही है, ये जो सॉफ्ट मास बना है ये यूटेटिक मिक्सचर की वजह से बना है। जैसे अगर एग्जांपल देखें, अभी तो हमने क्या किया, ए और बी को मिलाया, कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अगर आप एस्पिरिन को अमीनोपायरिन के साथ मिक्स करोगे, अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में, पहले का प्रिस्क्रिप्शन जो होता था उसमें क्या लिखा रहता है कि इतना ये लेना है, इतना ये लेना है, जब कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग होती थी ना पहले के प्रिस्क्रिप्शन में, तो मान लीजिए कि एस्पिरिन और अमीनोपायरिन की कंसंट्रेशन लिखी है कि 2 mg इसकी, 5 mg इसकी, है ना, प्रिस्क्रिप्शन में एस्पिरिन इतना
और अमीनोपायरिन इतना लिखा हुआ है। तो उसके बाद जब भी फार्मासिस्ट उसको मिक्स करने की कोशिश करेगा जो जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो उनको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सुनना कि प्रिस्क्रिप्शन आया डॉक्टर से, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है एस्पिरिन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है अमीनोपायरिन और दोनों का कंसंट्रेशन लिखा है। तो जब फार्मासिस्ट के पास ये प्रिस्क्रिप्शन आएगा तो फार्मासिस्ट को ध्यान रखना है कि जब फार्मासिस्ट इसकी कंपाउंडिंग करेगा, जब फार्मासिस्ट इन दोनों को मिलाएगा, तो मिलाते टाइम उसे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो यहाँ पे यूटेटिक मिक्सचर बन जाएगा जो कि मेल्ट हो जाएगा, जो कि दिक्कत है। वो तो एक तरह का लिक्विफिकेशन हो गया, वो तो एक तरह का फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गई। तो फार्मासिस्ट को ध्यान रखना है कि जब इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं तो यहां पर मुझे ऐड करना है लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट। या तो आप लाइट मतलब हल्का मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड कर दो या मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड कर दो, है ना। जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करोगे तो ये एक तरह का एड्सॉर्बेंट होता है, एड्सॉर्ब कर लेगा, डाइल्यूट नहीं होने देगा। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? मिक्सिंग के दौरान। क्लियर हुआ? तो लिक्विफिकेशन से आप बच सकते हैं। तो ये था आपका फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, जहां पर हमने देखा लिक्विफिकेशन, प्रेसिपिटेशन, इनसॉल्युबिलिटी और साथ ही साथ इमिसिबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी अकर व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, डिग्रेड और इंटरैक्ट अनफेवरेबली। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं अनफेवरेबली, मतलब कि जैसा इंटरैक्ट करना चाहिए उतना अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, इस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं कि डिग्रेड हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। सो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी अकर व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, डिग्रेड और इंटरैक्ट अनफेवरेबली। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि डिग्रेड हो रहे हैं, अनफेवरेबली इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ड्रग होगा उसकी स्टेबिलिटी चली जाएगी, उसकी एफिकेसी चली जाएगी और उसकी सेफ्टी चली जाएगी। क्लियर? उसके बाद आपको लिखा है कि कितने तरह के केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होते हैं। तो पहला आपको दे रखा है एसिड बेस रिएक्शन। मैंने आपको बोला था ना कि एसिड का कोई एजेंट डाला आपने, बेस का कोई एजेंट डाला, या फिर आप बोल लीजिए अल्कलाइन बोल लीजिए, उसका कोई एजेंट डाला, तो एक दूसरे को ये नलीफाई कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से, हाइड्रोलाइसिस की वजह से, कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से और प्रेसिपिटेशन की वजह से आपको केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कब कब आप देखोगे? एसिड बेस रिएक्शन की वजह से, ऑक्सीडाइजिंग और वी कैन से रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से, और वी कैन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से, हाइड्रोलाइसिस की वजह से, कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से और प्रेसिपिटेशन की वजह से आपको केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी देखनी पड़ती है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, देखो अगर आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा तो आपको क्या देखना पड़ेगा? केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अगर आपने किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिक्स कर दिया तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा ड्रग है जिसको पानी के साथ जमता नहीं है, पानी के साथ बनता नहीं है, पर उस ड्रग में आपने पानी डाल दिया तो भी क्या हो जाएगा? केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब कि कोई वाटर सेंसिटिव ड्रग है और आपने उसको एक्वस बेस में डाल दिया। फिर कोई मेटल आयन है जिसको आपने किलेटिंग एजेंट के साथ डाल दिया, अब ये तो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे दोनों, है ना। फिर कंबाइनिंग इनकम्पेटिबल सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट जो कि आपस में इनकम्पेटिबल है, जिनकी कभी नहीं बनती, उनको मिक्स करने की कोशिश करना भी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी करवाता है। तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के टाइप, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल और व्हाट इज केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन। उसके बाद चलते हैं, कई तरह से केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो कई तरह की केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, पर उससे पहले देखते हैं इफेक्ट। अगर केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है? सबसे पहली है कि डोजेस फॉर्म जो भी बनेगा ना, अगर उसमें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हुई तो उसकी पोटेंसी खत्म हो जाएगी, मतलब उसका एक्शन करने का काम जो है बहुत ही कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो भी उस डोजेस फॉर्म में ड्रग था, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से वो ड्रग जो है डिग्रेड हो जाएगा। तीसरा, अगर मान लीजिए केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गई डोजेस फॉर्म को बढ़ाते दौरान, तो उस कंडीशन में कोई टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट भी बन सकता है। चौथा, चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आ सकता है और एक्सपायरी डेट भी कम हो सकती है। जैसे कि अभी इस पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 2026, है ना।
ये एक्सपायरी डेट भी कम हो सकती है, ये 2025 में भी एक्सपायर हो सकता है, भले ही ये पेक हो। क्यों? क्योंकि इसमें हुआ है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अब ये जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, ये चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ध्यान रखना ज़रूरी है? ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डोजेस फॉर्म है, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, उसकी एफिकेसी बनी रहे, हमारे डोजेस फॉर्म से किसी भी तरह का कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना आए पेशेंट को। साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बनी रहे, हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी बनी रहे, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करे। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि आपका जो भी डोजेस फॉर्म है वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी क्वांटिटी में बनाओ, सस्ती रेट में बेचो, पेशेंट को सही करो, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी माने, कंप्लाइज करे विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये सारे फायदे हैं अगर आप ध्यान रखोगे तो, और ये दिक्कतें आ सकती है अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो। अब देखो, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कई तरह से होती है, जैसे एसिड बेस। जैसे कि मान लीजिए एसिड वाला एजेंट और बेस वाला एजेंट आपने साथ में ऐड कर दिया, तो जब एसिड और बेस आपने साथ में ऐड कर दिया किसी डोजेस फॉर्म में, तो उसकी वजह से आ सकती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। आपको देखने को मिल सकता है कि पीएच में चेंज हो गया, ड्रग का डिग्रेडेशन हो गया, हो सकता है कि ड्रग न्यूट्रल हो गई, काम ही नहीं कर रही। फिर दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है कि एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों आपस में मिला दिए तो भी दिक्कत आ सकती है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपस में मिला दिए तो टॉक्सिक कंपाउंड बन सकता है, या जो आपका ड्रग था वो डिग्रेड हो सकता है। तो ड्रग डिग्रेड हो सकता है और कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड बन सकता है अगर आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनकम्पेटिबिलिटी हो रहा है तो, या फिर आप बोल सकते हैं रेडॉक्स, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है तो उसे रेडॉक्स ही बोला जाता है। फिर आता है हाइड्रोलाइसिस इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब कि ऐसी ड्रग जो कि वाटर सेंसिटिव, एक सेकेंड, रिएक्शन विद वाटर लीडिंग टू डिग्रेडेशन और हाइड्रोलाइसिस और फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। ऐसी ड्रग जो वाटर सेंसिटिव है, मतलब कि जो वाटर से रिएक्ट करने पे खराब हो जाएगी, है ना। अगर उस ड्रग को आप पानी के साथ मिला दोगे तो बेचारी ड्रग तो खराब हो गई, क्योंकि ड्रग की तो पहले ही शर्त थी कि मैं वो ड्रग हूं जो पानी के साथ मिल नहीं सकती, पर आप क्या कर रहे हो, उस ड्रग को पानी के साथ मिला रहे हो। तो जब आप ड्रग को पानी के साथ मिलाओगे तो ड्रग का डिग्रेडेशन हो जाएगा, एक सेकेंड, ड्रग का डिग्रेडेशन हो जाएगा, ड्रग का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी हो गई केमिकल में, हाइड्रोलाइसिस इनकम्पेटिबिलिटी, जहां पर ड्रग सेंसिटिव है, अगर पानी से ड्रग अगर वाटर सेंसिटिव है और फिर भी आपने पानी मिलाया तो ड्रग का डिग्रेडेशन हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, टॉक्सिक कंपाउंड बन सकता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स एक्शन इनकम्पेटिबिलिटी। हमने बोला ना कि अगर आपने कोई मेटल आयन दिया है ना, कोई भी मेटल आयन दिया है, उसके साथ गलती से अगर आपने किलेटिंग एजेंट भी दे दिया तो क्या होगा कि इस किलेटिंग एजेंट में और इस मेटल आयन में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर ये एक्शन नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स बना के घूमेंगे पूरी बॉडी में, एक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि ड्रग तभी एक्शन करती है जब वो फ्री फॉर्म में होती है। ये बात ध्यान रखना, ड्रग हमेशा फ्री फॉर्म में होनी चाहिए एक्शन करने के लिए। तो जब ड्रग एक्शन ही नहीं करेगी तो बायो अवेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, और साथ ही साथ ड्रग की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो जाएगी। फिर आता है प्रेसिपिटेशन इनकम्पेटिबिलिटी। मान लीजिए कि दो ऐसे ड्रग प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर लिए जिसकी वजह से एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन गया, और अगर ये सॉल्युबल ही नहीं है तो क्या सॉल्युबलाइज होगा, क्या एब्जॉर्ब होगा, क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, क्या एक्शन देगा, है ना। तो ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं सारे टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, एसिड बेस, रेडॉक्स, हाइड्रोलाइसिस, कॉम्प्लेक्सेशन, प्रेसिपिटेशन। फिर आगे आपका सॉल्वेंट इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब कि दो सॉल्वेंट अगर हमने मिक्स किए और ये दो सॉल्वेंट बिल्कुल आपस में नहीं बनती, ये सॉल्वेंट अलग है, ये सॉल्वेंट बिल्कुल अलग है, दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती, फिर भी हमने मिक्स कर दिया, तो हो सकता है कि फेज सेपरेशन हो जाए, हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए ड्रग प्रोडक्ट का। उसके बाद है थर्मल इनकम्पेटिबिलिटी। नाम से पता लग रहा, थर्मल इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि ऐसी ड्रग जो कि टेम्परेचर में आते ही खराब हो जाए। देखो ये ड्रग है, इस ड्रग को अगर टेम्परेचर में रखा, सनलाइट में रखा, तो ये ड्रग का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया फोटो इनकम्पेटिबिलिटी, थर्मल की बात कर रहे थे, थर्मल में टेम्परेचर की बात होगी, है ना। थर्मल में क्या है कि अगर आपकी ड्रग जो है टेम्परेचर सेंसिटिव है, फिर भी आप अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो उसे कहते हैं थर्मल इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब कि आपकी ड्रग खराब हो जाएगी। आपकी ड्रग है, आपकी ड्रग को साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि इस ड्रग को टेम्परेचर ज्यादा में नहीं रखना या बहुत ही कम टेम्परेचर में नहीं रखना, पर आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर रहे हो, या तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कर दिया गलती से, या बहुत ही कम टेम्परेचर कर दिया, आपको ड्रग की नॉलेज ही नहीं है। तो उस कंडीशन में
ड्रग जो है खराब हो जाएगी, और ड्रग जो है टेम्परेचर की वजह से खराब हुई है तो थर्मल इनकम्पेटिबिलिटी, और अगर ड्रग जो है सनलाइट की वजह से खराब हुई है, सनलाइट की वजह से, तो सनलाइट में क्या होते हैं, फोटोन्स, तो फोटो सनलाइट, तो फोटो इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, फिर होता है पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में चल जाते हैं जब दो सब्सटेंस, ऐसे कोई दो सब्सटेंस जो आपस में कॉम्पेटिबल नहीं होते, तो हो सकता है वो पॉलीमराइज बन जाए, पॉलीमराइज कर ले, पॉलीमराइजेशन हो जाए। तो ये सारी कंपेटिबिलिटी थी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। उसके बाद है आपका थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि मैं डॉक्टर साहब हूं, मैंने दवाई दी और मैं जानता हूं कि ये दवाई इतना एक्शन करेगी, पर उस दवाई ने उतना एक्शन करा ही नहीं, तो उसे कहते हैं थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब कि एक्शन नहीं आ रहा सही से, थेरेपेटिक प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इट मे बी द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग टू पेशेंट विथ इंटेंशन टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक डिग्री ऑफ एक्शन। डॉक्टर क्या सोच के देता है कि हाँ ये ड्रग इतना एक्शन देगी, डॉक्टर सोचता है इंटेंशन टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक डिग्री ऑफ एक्शन, डॉक्टर सोचता है कि इतना एक्शन तो आएगा ही आएगा, बट द नेचर और द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन जो भी आ रहा है वो कुछ अलग आ रहा है। एक्शन आना क्या चाहिए था, एक्शन आ क्या रहा है, हो सकता है एक्शन ज्यादा हो गया, हो सकता है एक्शन कम हो गया, तो जो हमारी उम्मीद थी उतना एक्शन नहीं आ रहा, या तो बढ़ के आ रहा है या कम होके आ रहा है, तो एज पर अवर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा, तो उसे कहते हैं थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अब अगर बढ़ के आ रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, ओवरडोज। पेशेंट यहाँ पे खड़ा है ना, पेशेंट को हमने अच्छे से समझाया कि भैया किस तरह से टेबलेट लेनी है, क्योंकि डोज का भी हमें बताना है, डोज रेजिमेंट भी हमें बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज भी हमें बताना है, हम फार्मासिस्ट है, हमने बता दिया। फिर पेशेंट से क्या हुआ, पेशेंट से सुबह की दवाई मिस हो गई, है ना, दिन की दवाई मिस हो गई, और पेशेंट को शाम को याद आई कि अरे यार मुझे तो दवाई लेनी थी, तो पेशेंट ने क्या करा, सुबह की, दिन की और शाम की तीनों दवाई एक साथ ले दी। अब बताओ, इतना सारा डोज एक साथ ले दिया तो टॉक्सिसिटी होगी नहीं होगी, ओवरडोज होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये ओवरडोज का कारण है। फिर इम्प्रॉपर और रॉन्ग डोजेस फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको शुरू शुरू में बोला था कि भैया आपने डोजेस फॉर्म गलत दिया है, सॉलिड की जगह लिक्विड दे दिया है ना, तो उसकी वजह से। या फिर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, दो ड्रग जिनकी आपस में बनती नहीं है, वो ड्रग अगर आपने साथ में दे दी तो एक्शन कहाँ से आएगा। फिर आ गया सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्ट ड्रग। सिनर्जिस्टिक मतलब एक ड्रग ने दूसरे ड्रग का एक्शन बढ़ा दिया, ज्यादा एक्शन बढ़ा दिया तो भी दिक्कत है। दूसरा क्या है, एंटागोनिस्ट, एक ड्रग ने दूसरी ड्रग का एक्शन ही खत्म कर दिया। ड्रग इंटरैक्शन अच्छा भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। दो ड्रग आपस में रिएक्ट करके एक्शन बढ़ा भी सकती है, दो ड्रग आपस में रिएक्ट करके टॉक्सिसिटी भी बढ़ा सकती है, दो ड्रग आपस में रिएक्ट करके कुछ नहीं भी कर सकती है। तो ये सब आते हैं थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में। अब ओवरडोज के क्या कारण है कि प्रिस्क्रिप्शन में एरर हो गया, गलती से प्रिस्क्रिप्शन में एरर हो गया, है ना, तो यहां पर फार्मासिस्ट का ही रोल है। शुरू में मैं आपको चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि यहां पर लिखा है द मोस्ट सीरियस टाइप इज ओवरडोज ऑफ ए डोजेस फॉर्म, दिस इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू चेक द डोज विच इज रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन। ये किसकी ड्यूटी होती है कि डोज को चेक करा जाए, वो ड्यूटी होती है फार्मासिस्ट की, क्योंकि हो सकता है गलती से, बहुत बड़ी गलती से डॉक्टर ने कुछ गलत डोज लिख दिया, तो आपको कम से कम चेक तो करना है ना, पोस्टोलॉजी आपने पढ़ी है ना, आपको पता होना चाहिए ना। दूसरा दे रखा है रॉन्ग डोजेस फॉर्म, जैसे मान लीजिए कोई सिमिलर नेम की ड्रग है, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, है ना, ये देखो प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन, सर क्या मजाक कर रहे हो, प्रेडनिसोन और फिर सोलोन, सिर्फ एल का फर्क, एल का फर्क आने से एल लग जाएंगे बेचारे पेशेंट को, है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि सिमिलर नेम की ड्रग से तो उनसे ध्यान से डील करो, साथ ही साथ डोजेस फॉर्म अगर मेंशन नहीं है प्रिस्क्रिप्शन में तो आप अपने हिसाब से मत दो, पहले चेक करो, कंफर्म करो 3 बार फिर ही दो, रॉन्ग डोजेस नहीं देना, ओवरडोज नहीं देना। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, जैसे ध्यान से सुनना, ये पेशेंट बेचारा, इस पेशेंट को एलर्जी है कि पेनिसिलिन ये नहीं ले सकता, सल्फोनामाइड ये नहीं ले सकता, और फिर भी प्रिस्क्रिप्शन में गलती से पेनिसिलिन सल्फोनामाइड लिखा हुआ है, तो फार्मासिस्ट को पूछना चाहिए कि भैया आपको कहीं पेनिसिलिन से एलर्जी तो नहीं है, सल्फोनामाइड से एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये पेशेंट है, इस पेशेंट को अल्सर की कंडीशन है, पेप्टिक अल्सर है, सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ोगे, पेप्टिक अल्सर है ना, स्टमक में इस तरह से घाव हो जाएंगे, छाले पड़ जाना, अल्सर क्या होते हैं, छाले ही तो होते हैं, तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अगर मान लीजिए इस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है और फिर भी इसके प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिखा है, क्या लिखा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड,
तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड है तो आप पेशेंट से पूछ लो कि आपको अल्सर वगैरह तो नहीं। अगर आपको अल्सर है ना तो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दे सकते, क्योंकि और ज्यादा खराब काम हो जाएगा। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दे सकते अल्सर की कंडीशन में। फिर भी अगर डॉक्टर ने लिख दिया तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। द ड्रग विच विल एक्सक्रीट इनटू मिल्क आर नेवर प्रिस्क्राइब्ड इन लैक्टेटिंग मदर। मैंने आपको बोला था ना कि कोई नया नया बेबी हुआ है, मदर उसे दूध पिला रही है, तो उस मदर को कभी भी ये ड्रग मत लिखो, जैसे कि फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन, क्लोरमफेनिकोल, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ना, ये आपके एल्वेलाई को, जो मदर का एल्वेलाई होता है, मदर का जो ब्रेस्ट होता है उसमें जो एल्वेलाई होता है, पोर्स होते हैं, वहां से मिल्क रिलीज होता है, उसके साथ ये ड्रग भी रिलीज हो जाएगी और बच्चे में चली जाएगी और बच्चे को दिक्कत आएगी। ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी खराब, लीवर खराब, बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। फिर ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैंने टेट्रासाइक्लिन ड्रग को लिया, पर ड्रग लेने के बाद मैंने दूध पी लिया। मम्मी कह रही नहीं बेटा तेरी तबीयत खराब है, तू बीमार है, तेने एंटीबायोटिक तो ले ली टेट्रासाइक्लिन, ले बेटा दूध पी ले। अब मम्मी ने दूध का गिलास तो दे दिया, और अगर मम्मी ने बना के दिया तो पीना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन कलेश है। तो अब पीना पड़ा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दूध में क्या है, कैल्शियम है, और कैल्शियम जो है टेट्रासाइक्लिन के साथ एक इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब कि टेट्रासाइक्लिन अब फ्री ही नहीं है, और अगर टेट्रासाइक्लिन फ्री रहेगा ही नहीं तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना कि टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ नहीं लेना, और टेट्रासाइक्लिन खाने के बाद भी 2 घंटे तक 3 घंटे तक दूध नहीं पीना, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और वो कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के साथ इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो टेट्रासाइक्लिन रिलीज ही नहीं हो पाएगा और अपना काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया ड्रग इंटरेक्शन। उसके बाद है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ मिलकर एक्शन बढ़ा दे, जैसे कि एस्पिरिन और पैरासिटामोल दोनों मिलकर काम करती है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी देती है। एस्पिरिन और पीसीएम, पैरासिटामोल, एनाल्जेसिक एक्टिविटी देती है, दोनों एक दूसरे का असर बढ़ाती है। और अगर बात करूं तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक दूसरे का असर बढ़ाती है। इनका काम क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होती है। जब आप 6 सेम में, आई थिंक 6 सेम में, जब आप 6 सेम में जाओगे तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को कम से भी कम 10-15 पेज में पढ़ने वाले हो, है ना, क्योंकि पेनिसिलिन का एसएआर, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। मजे आएंगे, मजे आएंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एस्पिरिन, पैरासिटामोल एक दूसरे का एक्शन बढ़ा रही है। इन दोनों का एक्शन क्या है, एनाल्जेसिक इफेक्ट, दर्द को सही करना। फिर पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दूसरे का एक्शन बढ़ा रही है। इन दोनों का काम क्या है, एंटीबैक्टीरियल है ना, मतलब बैक्टीरिया को सही करना, बैक्टीरिया को किल करना, और हमें सही करना। बैक्टीरिया को क्या सही करेंगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, ये तो क्लियर हो गया। एस्पिरिन, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एस्पिरिन, पैरासिटामोल एनाल्जेसिक है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबैक्टीरियल है। दोनों एक दूसरे का एक्शन बढ़ा रही है, एक दूसरे का, ये और एक ये, है ना। अब उसके बाद एम्फेटामिन सल्फेट है, एफेड्रिन सल्फेट है, और सिंपल सिरप अप टू 100 ml है। ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है सिंपैथोमिमेटिक एक्शन देता है। अब सच बताऊं ना, जब मैं अपनी बी फार्मेसी कर रहा था, जब ये वर्ड मैंने 3rd या 4th सेमेस्टर में सुना था, पर मैं आपको 1st सेमेस्टर में सुना रहा हूँ। ये जो एम्फेटामाइन है, ये जो एफेड्रीन है, जब इसको साथ में बनाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे सिंपैथोमिमेटिक काम करते हैं। अब ये सिंपैथोमिमेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्शन की तरह मिमिक्री करने वाला। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग है जो सिंपैथोमिमेटिक की तरह काम करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो भी काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है उसको ये करवाने आती है, ये उसकी तरह एक्टिंग करती है। जैसे अभी मैं पेशेंट की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ, अब मैं फार्मासिस्ट की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ, अब मैं टीचर की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। तो ये वैसे ही सिंपैथोमिमेटिक है, सिंपैथोमिमेटिक की तरह काम करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, एम्फेटामाइन और आपका एफेड्रिन मिल जाए तो। नेक्स्ट है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का सीधा सा काम है असर खत्म करना। जैसे एस्पिरिन हो गया और प्रोबेनिक एसिड हो गया, प्रोबेनिसिड, है ना। तो एस्पिरिन और प्रोबेनिसिड ये दोनों ड्रग अगर आप साथ में दोगे, एस्पिरिन और प्रोबेनिसिड, तो ये दोनों क्या है, बोथ आर एंटी गाउट एजेंट। एस्पिरिन और भी कई काम है, एस्पिरिन ब्लड को पतला भी करता है, बहुत तरह के काम होते हैं एस्पिरिन के, एक ड्रग के बहुत तरह के काम होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एस्पिरिन को अगर आप प्रोबेनिक एसिड के साथ देंगे, और वी कैन से प्रोबेनिसिड, प्रोबेनिसिड बोलना, एस्पिरिन को अगर आप प्रोबेनिसिड के साथ देंगे तो ये शुरू में तो एंटी गाउट इफेक्ट कर रहे थे,
पर ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। है तो दोनों क्या, अगर अलग अलग देखा जाए तो दोनों अच्छे एंटी गाउट है। एंटी गाउट मतलब कि गाउट को सही करने वाले। गाउट में क्या होता है, जॉइंट्स में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन होता है। अगर हिंदी में बोलूं तो गाउट एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है ना, जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे गाउट भी, एंटी गाउट पढ़ोगे फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में। तो एस्पिरिन और प्रोबेनिसिड दोनों को साथ में नहीं देना, वरना एक दूसरे का एक्शन खत्म कर देते हैं, बात खत्म और लेक्चर भी खत्म। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज हमने बहुत ही डिटेल स्टडी करी है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी की, कि इनकम्पेटिबिलिटी होता क्या है। तो शुरू में जो मैं आपसे लड़ रहा था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार, है ना, पर टॉपिक समझाना जरूरी था। अगर मैं वैसे एक्टिंग नहीं करता कि नहीं आपकी गलती है, आप ही हो जो हो, आपकी वजह से हुआ, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप ही की गलती है एट दी एंड, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हमने कई अच्छे से देखा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, थेरेप्टिक इनकम्पेटिबिलिटी। फिर हमने देखा फिजिकल में कई तरह से इनकम्पेटिबिलिटी, एग्जांपल्स देखे, फिर केमिकल के देखे, फिर थेरेपेटिक के देखे, फिर देखा कि उनको सही कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी को कंप्लीटली कवर करते हुए हमने हमारी यूनिट नंबर 4 को भी कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब सिर्फ यूनिट नंबर 5 रह गई है फार्मास्यूटिक्स की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर के, और धीरे धीरे सारे रिन्यू कर दूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com पे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स चाहिए तो वो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री राम। थैंक यू।